नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में संशय के सारे बादल छट गए हैं। अभी तक ये जो चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, और ये सब उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा था जो न सिर्फ योगी बल्कि मोदी को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। सच तो ये है कि उनका असली टारगेट मोदी ही है। उनको मालूम है कि अगर योगी कमज़ोर होंगे या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो नुकसान मोदी का ही होगा। इसलिए मीडिया में ये खूब चलाया गया, प्लांटेड स्टोरी चलाई गई, खासकर सोशल मीडिया में, जहां मोदी विरोधियों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। लेकिन खबरों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने अब ये साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इतना ही नहीं, 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में थे और जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि वो योगी को चुनौती देना चाह रहे हैं, वो नाखुश हैं, उन्हें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाकर साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई असहमति है भी तो उसे आप पार्टी फोरम पर रखें, सार्वजनिक रूप से या मीडिया में जाकर उसकी चर्चा ना करें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको भी बुलाकर ये बात बताई गई है। तो अब कोई संशय की स्थिति नहीं है। योगी और मोदी विरोधियों को ये जबरदस्त झटका लगा है। उनके सारे दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता होंगे। और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब इस तरह की उहापोह की स्थिति हो जाती है तो गवर्नेंस पर भी इसका असर पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी पे इसका असर पड़ता है। लेकिन अब जबकि ये क्लैरिटी आ गई है तो होपफुली उत्तर प्रदेश में चीज़ें अब वापस सामान्य हो जाएंगी। तो योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में फुल पावर में है। और जैसे ही ये खबर आई कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को बुला करके स्थिति स्पष्ट कर दी है, उसके तुरंत बाद लखनऊ में उन्होंने एक मीटिंग की और आने वाले जो विधानसभा उपचुनाव हैं, जो 10 सीटें हैं जिसके लिए उपचुनाव होंगे, उसके लिए उन्होंने अपनी टीम बना ली है। हालांकि उस बैठक में जो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो शामिल नहीं हुए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिना इसकी परवाह किए उन्होंने अपनी एक टीम बना ली है आने वाले उपचुनावों के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो फुल पावर में हैं और अपनी इनिंग्स खेलने के लिए, मजबूती के साथ अपनी इनिंग्स खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के परिणाम 2024 में आए वो भाजपा के लिए बहुत ही चौंकाने वाले थे। पिछली बार भाजपा 63 सीट जीती थी 2019 में, लेकिन इस बार मात्र 33 सीटें जीत सकी। अब ये हार की वजह क्या है, ये एक साथ बता देना बहुत आसान नहीं, कोई एक वजह तो होती नहीं है। इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, जिनमें पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस का होना, टिकट का गलत वितरण, इसका भी आरोप लगता रहा है। बहुत सारी वजहें हैं इसकी। लेकिन अगर चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया जाए तो ये आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। लेकिन हुआ क्या है कि अगर एक पार्टी है जिसके वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कमी आई है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है वो उससे छिटक कर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, और ये भारतीय जनता पार्टी की हार की एक बहुत बड़ी वजह रही। और फैजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई वो तो एक बहुत बड़ा झटका रहा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही अयोध्या की सीट आती है, जो विधानसभा की सीट अयोध्या की है, लेकिन जो लोकसभा की सीट है वो फैजाबाद की है, जहां से भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये जो हार ऐसी रही जिसने भाजपा का एक तरह से आप कहिए तो दिल तोड़ दिया भाजपा के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि यहाँ तो मंदिर बना था, राम मंदिर बना था, और ऐसी जगह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। समाजवादी पार्टी ने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, कांग्रेस ने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो याद दिलाते हैं कि हमने तो अयोध्या में भाजपा को हरा दिया, जबकि अयोध्या विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी। फैजाबाद से भले वो पार्टी हार गई थी लोकसभा क्षेत्र से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन जो भी हो, फैजाबाद सीट से हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दशकों में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी का
जो वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वो उसका वोट शेयर सिंगल डिजिट में आ गया। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 9% वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 19% वोट उनको मिला था। सोचिए, लगभग 10% वोट कम हो गया। अब ये सारे वोट कहाँ गए? ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, यही वोट है जिसने कि सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को पूरा दलित वोट पहले मिला करता था, जिसमें जाटव जो थे उनका भी वोट मिलता था और गैर जाटव जो दलित हैं उनका भी वोट मिलता था। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि गैर जाटव दलित बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन इस बार संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के प्रचार का असर ये हुआ कि दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी की जगह इंडिया ब्लॉक को वोट दे दिया। अब आप ये देखिए कि पिछले 2 चुनाव में राज्य की जो 17 अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ 8 सीटें जीत सकी। अब 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 17 में से 14 सीटें जीती थी। उसके सहयोगी अपना दल ने 1 और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार समाजवादी पार्टी के पास 7 सीटें चली गई हैं, जबकि कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई वाली आज़ाद समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली है। मतलब जहां भी ये दलितों की बहुमत वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। सोचिए, एक वक्त जहां 17 में से वो 14 जीतते थे, इस बार घट करके सिर्फ 8 रह गए। तो इस बात को योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल समझ लिया है और ये दलित वोट बैंक जो इनसे छिटक गया, उसको कैसे वापस लाया जाए, इसकी अब पूरी कोशिश हो रही है। और योगी आदित्यनाथ ने इसी चीज़ को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया गेम प्लान बनाया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप देखिए कि CSDS के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया ब्लॉक ने गैर जाटव दलितों के 56% वोट अपने पाले में कर लिए। जो जाटव दलित थे उनको छोड़ दीजिए, जो गैर जाटव थे उनके भी 56% वोट जो हैं वो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिले। अब ये पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसके अलावा जो 25% लगभग जो जाटव दलित थे, उन्होंने भी इंडिया ब्लॉक को वोट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान को बदलने को लेकर के जो दुष्प्रचार इंडिया ब्लॉक ने किया, आरक्षण खत्म करने का जो दुष्प्रचार इंडिया ब्लॉक ने किया, उसका असर हुआ दलित समाज पे, इसका असर हुआ। और एक बहुत बड़े वर्ग ने, मेजॉरिटी ने भारतीय जनता पार्टी की जगह उन्होंने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया। देखिए कि जाटव जो वोट बैंक है उसमें भी सेंध लग गई। 25% जाटव दलितों ने भी इंडिया ब्लॉक को वोट दिया। तो ये बहुत स्पष्ट था कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का ये जो मुद्दा इंडिया ब्लॉक ने उठाया था, उसका असर पड़ा इन चुनावों में। अब जो ओवरऑल अगर हम लोग जो जाटव दलित हैं, अगर उनके हम वोटिंग बिहेवियर को देखें, तो 44% जाटव दलितों ने मायावती की पार्टी को वोट दिया इस चुनाव में, जबकि केवल 15% गैर जाटव दलितों ने उनकी पार्टी को वोट दिया। कहने का मतलब यह है कि जाटवों में चलिए 44% तो उनके साथ रहे, लेकिन जो गैर जाटव हैं उनमें से 85% दलितों ने मायावती का साथ बिल्कुल छोड़ दिया। वो जो उनका 10% वोट घटा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रही है कि पहले तो उनके जाटव वोट बैंक में भी सेंध लग गया, और जो गैर जाटव दलित थे उनमें से भी 85% ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको वोट नहीं दिया। अब अयोध्या की अगर बात करें, जिस हार की चर्चा राहुल गांधी बार बार करते हैं, अब वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ पारसी समुदाय का वोट बहुत बड़ी संख्या में है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। वहाँ के जो पारसी कम्युनिटी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, क्योंकि वहाँ भी ये संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो मुद्दा था वो बहुत भारी पड़ गया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे जो जातीय समीकरण बिठाया वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था और उनके लिए काम कर गया, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद, वो भी पारसी समुदाय से ही आते हैं। इसलिए वहाँ पारसियों ने उनको वोट तो दिया ही, इसके साथ साथ दलितों के एक बड़े वर्ग ने अवधेश प्रसाद को वोट दिया, और इसकी वजह से फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा है, और ये जो दलितों का जो वोटिंग पैटर्न रहा है, ये सिर्फ फैजाबाद तक
लिमिटेड नहीं रहा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का वोटिंग बिहेवियर देखने को मिला है, जहाँ पे डर करके कि यार संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस डर से दलितों की मेजॉरिटी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में वोट दिया। अब अगर दलितों के अंदर की आबादी को हम देखें तो दलितों की आबादी में पासी 16% हैं और वे राज्य में सबसे ज़्यादा चुनावी रूप से प्रभावशाली समुदायों में से हैं। कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं, तो उसमें से जो पासी कम्युनिटी है वो भी उसी तरह से एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। और कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूंकि ये कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से छिटक गई, इसलिए इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जाटवों की अगर हम बात करें तो दलितों की 54% आबादी जो है वो जाटवों की है। मैं सिर्फ दलितों के अंदर की बात कह रहा हूँ। उसके बाद पासी कम्युनिटी है 16% और धोबी जो है 6% है। अब पासी, धोबी, कोरी, खटिक, धानुक और जो दूसरी जातियां हैं जिनको गैर जाटव कहा जाता है, उनकी हिस्सेदारी लगभग 46% है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब ये फैसला किया है कि अयोध्या की हार से जो सबक सीखा है उन्होंने और जो नया गेम प्लान बनाया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो पासी कम्युनिटी को बिल्कुल टारगेट करेंगे और उनको अपने पाले में लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, उसके लिए भी उन्होंने एक रणनीति बनाई है। अब देखिए, बात यह है कि पासी कम्युनिटी जो है वो कम से कम 25 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और आने वाले महीनों में उनका वोट पाने के लिए जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके बीच की लड़ाई काफ़ी तेज होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से फर्स्ट मूवर्स का जो एडवांटेज होता है वो हासिल करने की कोशिश की है और उसने एक नई रणनीति बनाई है। वैसे अगर राज्य में देखें तो पासी समुदाय तकरीबन 7% हैं, जो एक बड़ी संख्या है। अब पासी कम्युनिटी को, जो दलितों में जाटव के बाद दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उसको अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, उसकी एक झलक तब मिली जब रविवार को लखनऊ में पार्टी की राज्य कार्य समिति की बैठक में नेताओं का स्वागत जब किया गया, तो वहाँ पे, जिसमें कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, वो भी वहाँ पे थे। वहाँ पर उस सम्मेलन में अब देखिए, राज्य भाजपा जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शहर के वास्तुशिल्पी, भारतीय वास्तुकार लखन पासी को आज याद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लखन पासी को याद किए हुए आज ये बैठक नहीं हो सकती। अब ये लखन पासी कौन है? ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में लखनऊ में शासन किया करते थे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है पासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए या ओवरऑल जो दलित कम्युनिटी है उनको अपने साथ जोड़ने के लिए। अभी पिछले साल तक जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हुआ करते थे वो ये कहते थे कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण के नाम पर ही ये लखनऊ शहर है, इसलिए नाम बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जब से ये अयोध्या की हार हुई है, अयोध्या मतलब फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत ही सोच समझ के अभी बोल रही है। और अब वो क्या कह रही है कि भाई लखनऊ में अगर बैठक हो रही है तो लखन पासी को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम बदल करके लक्ष्मण के नाम पे इसको रखा जाए, वो लखन पासी की बात कर रहे हैं। तो ये एक दलित आउटरीच है, ये पासियों को अपने पक्ष में लाने की एक ज़बरदस्त कोशिश है। ये कितनी सफल होगी ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन जब से इंडिया अलायंस को जाटवों के बाद यूपी में सबसे बड़े दलित समुदाय पासियों का समर्थन मिला है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और वो जितना भी ज़्यादा संभव है वो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके आइकॉन्स को अपने साथ बार बार याद कर रही है, ताकि वो कम्युनिटी इनके साथ आ जाए, इनसे जुड़ जाए, ताकि जिस तरह का झटका इनको अयोध्या में लगा है उस तरह का झटका दूसरी जगह इनको ना लगे। और पूरे राज्य में ये जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, देखिए अगड़ी जात जो है उनका वोट तो इनके पास है ही, अब गैर जाटव जो दलित हैं उनको अपने साथ लाना इनके लिए चुनौती है। जाटवों का
जो 44% वोट है वो तो मायावती को जा रहा है। अब जो बच गए उनको अपनी तरफ लाना ये उनके लिए चुनौती है, और उसमें पासी दूसरे नंबर की कम्युनिटी है। तो इन्होंने बिल्कुल कमर कस लिया है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कि इस दलित वोट को अपनी तरफ लाना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी, उनको अपने पक्ष में लाना है, फिर से कंसोलिडेट करना है। अगली जातियों का वोट उनके पास है ही। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ ने हार से सबक लिया है और उनका नया मंत्र बहुत स्पष्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, खोए हुए वोट बैंक को वापस लाना है, आंतरिक जो इनडिसिप्लिन है उसको खत्म करना है, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनका साथ भी दिया है। और योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है कि अयोध्या की जो हार है वो बहुत ही सिंबॉलिक हार थी उनकी, उसका बदला लेना है। और ये एक ऐसी हार थी जिसकी चर्चा अखिलेश यादव भी जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं, राहुल गांधी भी जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं। इसलिए इस चुनौती से निपटना सबसे बड़ी प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ की, और इसलिए उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज की है और दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कमर कस लिया है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, वो अयोध्या की अपनी जीत को इतनी बड़ी जीत मानते हैं कि जो अवधेश प्रसाद हैं उनको वो अपने साथ ही लेकर के चलते हैं। जहाँ भी देखेंगे आप दोनों साथ में ही दिखेंगे। संसद में भी, लोकसभा में भी वो अवधेश प्रसाद को अपने बगल में ही बिठाते हैं। तो उन्होंने उसको एक सिंबॉलिक जीत बना दिया है ताकि वो बार बार भाजपा को याद दिला सकें कि हमने आपके वोट बैंक को तोड़ दिया है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी रही है उसमें हम सेंध लगा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि भाजपा में एक मांग ये भी उठ रही है कि दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक इन हाउस मायावती होना चाहिए। आपके अंदर भी एक इतना बड़ा दलित का चेहरा होना चाहिए जिससे कि बाकी की दलित कम्युनिटी उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारी अपनी ही पार्टी है। और ये जो सेंटिमेंट है वो सेंट्रल लीडरशिप को पहुंचा दिया गया है और पार्टी इस पर विचार कर भी रही है, जैसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो दलित लीडर्स हैं वहाँ के, जैसे बेबी मौर्य है, कमलेश पासवान है, एसपी सिंह बाघेल हैं या असीम अरुण हैं, उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। तो 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि उन्हें सारे बेस को कवर करना है और समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना है। जो छिटक गए हैं उनको साथ में लाना है और पासी कम्युनिटी को अपने साथ लाने का प्रयास उन्होंने कैसे किया मैंने आपको बताया। अब इन सब का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है योगी आदित्यनाथ का कि अयोध्या एक बार तो हार गए लेकिन अगली बार नहीं हारना है और पूरे राज्य में ये जो दलित कम्युनिटी है उनको अपने साथ जोड़ना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।